नमस्कार साथियों। जिला स्तरीय ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता जो पोषण संबंधी जागरूकता पर आधारित थी, महिला एवं बाल विकास विभाग जोधपुर द्वारा आयोजित करवाई गई। इस क्विज प्रतियोगिता के प्रश्नों का हल ढूंढेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी प्रयास करेंगे कि कुपोषण हमारे किन खराब आदतों के कारण, हमारे भोजन संबंधी किन खराब व्यवहारों के कारण हमारी आबादी में अपने पैर पसार रहा है। आज हमारी आबादी का संवेदनशील हिस्सा अर्थात हमारी आबादी के बच्चे और महिलाएं इस कुपोषण का तेज़ी से शिकार हो रहे हैं। हमारा किसान इतना अनाज पैदा करता है कि हम भरपेट भोजन कर सकें। हमारी थाली में भोजन तो आता है, लेकिन भोजन विविधतापूर्ण नहीं होता है, और विविधतापूर्ण भोजन नहीं होने के कारण हमें हमारे भोजन के सारे अवयव प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जैसे पहला सवाल है, संतुलित भोजन या पौष्टिक भोजन में कितने अवयव होते हैं? तो संतुलित भोजन में 6 अवयव होते हैं। इसका दूसरे प्रश्न में भी इसको ढूंढेंगे कौन कौन से अवयव है। निम्न में से कौन सा संतुलित भोजन का अवयव नहीं है? तो प्रोटीन संतुलित भोजन का अवयव है, और प्रोटीन दालों से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण कार्यों में भाग लेता है, हमारे घाव लग जाता है तो उनको ठीक करता है। वसा घी और तेल से मिलती है, चिकने वाले पदार्थों से मिलता है वसा। तो वसा है जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडार है, ये ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। इसके अलावा अन्य कार्य भी है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट अनाज और मीठे जितने भी पदार्थ हैं उनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जल जल भी हमारे भोजन का पोषक तत्व है। जल के बिना सारे पोषक तत्व हमारे अंगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। जल हमारे शरीर में से विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालता है। विटामिन्स और खनिज लवण ये बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता और रोगों से बचाव के लिए इन दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। वायु हमारे भोजन का अवयव नहीं है, तो यहाँ पर ये भोजन का अवयव नहीं है। विटामिन के साथ वायु गलत है। दाल किस पोषक तत्व के लिए जानी जाती है? दाल में सब सर्वाधिक होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन प्राप्त करने के लिए दालों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन की अमीरी के लिए नहीं जाना जाता है? मतलब यह है कि प्रोटीन किस में ज़्यादा नहीं मिलता है। सोयाबीन में खूब प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के लिए सोयाबीन भरपूर लेना चाहिए। दाल में भी खूब प्रोटीन है। पनीर में भी प्रोटीन है। घी से वसा मिलता है, घी में प्रोटीन नहीं होता है। वसा के स्रोत हैं, वसा के स्रोत घी और तेल होते हैं। इसमें घी तेल वाला एक ही ऑप्शन है, तो घी और तेल हो गया। धरती की सर्वाधिक पोषक वनस्पति कौन सी है? धरती की सर्वाधिक पोषक वनस्पति है सहजन, मोरिंगा। इसमें कैल्शियम और आयरन भरपूर होता है, प्रोटीन भरपूर होता है। सर्वाधिक पोषक वनस्पति है। इसकी फलियां, इसकी पत्तियां सब पोषक वनस्पति के रूप में उपयोगी है, और ये सहजन का पौधा बहुत आसानी से उगता है। तो इस पौधे को लगाएं, गूगल सर्च करें सहजन का पौधा कैसे दिखता है। कौन सा विटामिन शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? तो दोस्तों, आयरन की बात करें तो हमारे शरीर में खून के अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन को आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन, हम जो सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जाती है, उस ऑक्सीजन को शरीर के हर अंग तक पहुंचाने वाली गाड़ी है। तो वो गाड़ी लोहे से बनती है, आयरन से बनती है। अब वो ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ी है, वो आयरन से बनती है, और आयरन के अवशोषण को एक विटामिन बढ़ाता है। लेकिन मज़े की बात है, गाड़ी लोहे से बनती है, और ये लोहा भोजन में पड़ा होगा। उस भोजन में पड़े हुए लोहे को आहार नली से, भोजन नली से उठाकर खून में डालने में सहायता करता है एक विटामिन, जिस विटामिन को गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है। इसलिए भोजन में इसे बिना गर्म किए नींबू के रूप में शामिल करना चाहिए। तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। अर्थात भोजन में अगर विटामिन सी होगा तो भोजन में से वो लोहे को निकाल कर खून में डालेगा, और लोहा जब खून में जाएगा तो हीमोग्लोबिन वाली गाड़ियाँ बनाएगा, अर्थात हीमोग्लोबिन बनाएगा, और हीमोग्लोबिन शरीर में जाएगा तो वो फेफड़ों से ऑक्सीजन उठा के हर अंग तक पहुँचाएगा, दिमाग अच्छा काम करेगा। खेल के दौरान तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? अगर तुरंत ऊर्जा प्राप्त करनी है तो यहाँ तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज ड्रिंक का। लेकिन तुरंत ऊर्जा प्राप्त करनी है तो कार्बोहाइड्रेट खाएं, मीठे पदार्थ खाएं। मीठे पदार्थ तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के अच्छे स्रोत हैं। इन पदार्थों में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बात कर चुके हैं हम। ऐसा पोषक तत्व जो शरीर की मांसपेशियों के निर्माण कार्य में भाग लेता है, मांसपेशियां बनाता है, ओके, शरीर की मरम्मत करता है, ओके, जिसकी कमी से बच्चों में मरस्मस और क्वाश्योरकोर रोग हो जाते हैं। तो मेरस्मस और क्वाश्योरकर रोग होते हैं वो प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। शरीर में
जो निर्माण की ईंटें हैं वो प्रोटीन ही बनाता है। शरीर का निर्माण करना हो, मांसपेशियों का निर्माण करना हो, शरीर के कोई घाव हो गए उसकी मरम्मत करनी है, तो प्रोटीन का काम है ये सब। और प्रोटीन दालों से मिलता है। किस पोषक तत्व की कमी से रतन रोग हो सकता है? तो शरीर में अगर विटामिन ए की कमी है तो रतन रोग हो सकता है, रात को कम दिखना शुरू हो सकता है। विटामिन ए की प्राप्ति कौन से फलों से होती है? जो भी जैसे गाजर है, जो भी लाल और पीले रंग के फल हैं उनसे विटामिन ए मिल जाता है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व दांतों और हड्डियों के निर्माण में भाग लेता है? दांतों और हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम भाग लेता है। विटामिन डी का प्रमुख भाग है, कैल्शियम प्रमुख भाग है। तिल, दूध और दही में प्रचुरता से उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर कैल्शियम होगा। और कैल्शियम, अगर हड्डियां मजबूत करनी है तो हमारे शरीर में कैल्शियम जाना चाहिए दांत और हड्डियों के लिए। और कैल्शियम कहाँ से मिलता है? तिल में खूब कैल्शियम है। तिल में भी जो काले रंग का तिल है उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। दूध दही में खूब कैल्शियम है। जो भी सफ़ेद रंग के पदार्थ है, अंडे में भी खूब कैल्शियम होता है। सफ़ेद रंग जिस भोज्य पदार्थों का उसमें कैल्शियम होता है। दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ है कैल्शियम होता है। तो दूध से पनीर बनता है तो उसमें भी कैल्शियम होता है। किस सीबीई का संबंध पोषण से है? तो सीबीई कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स है, सामुदायिक गतिविधियां हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से करवाई जाती है। तो अन्नप्राशन है, इसमें बच्चे को 6 माह का होने तक कुछ नहीं खिलाया जाता है, लेकिन जैसे 6 माह का होता है तो उसको पहली बार जो भोजन करवाया जाता है तो उसको अन्नप्राशन कहा जाता है। तो इसका भी पोषण से संबंध है। सुपोषण दिवस, इसमें ये बताने का प्रयास किया जाता है कि कैसा भोजन लेना चाहिए, भोज्य पदार्थों के रूप में क्या क्या लेना चाहिए, तो इसका भी संबंध पोषण से है। गर्भावस्था परामर्श में भी ये गर्भवती महिला को ये सिखाने का प्रयास किया जाता है कि उसके लिए किस प्रकार का पोषण, किस प्रकार का भोजन लाभदायक है, उसे अपनी गर्भावस्था के दौरान कैसा भोजन लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पोषण से संबंधित है। ये आंगनवाड़ी केंद्रों की एक एक्टिविटी है, तो सारी सही है। मानव शरीर के लिए पोषण क्यों जरूरी है? तो मानव शरीर को ऊर्जा प्राप्त करनी है तो भी पोषण चाहिए, रोगों से लड़ने के लिए भी पोषण चाहिए, बिना ऊर्जा के रोगों से लड़ नहीं सकते, और शरीर का निर्माण करने के लिए भी पोषण चाहिए। तो सारी आंसर सही है। बच्चे के लिए भोजन के रूप में क्या सही नहीं है? तो बच्चों को देखो, पैकेज्ड जितनी भी चीज़ें होती है, प्रोसेस्ड जितनी भी फैक्ट्री में बनती है वही चीज़ें खराब होती है। तो बिस्किट है वो बच्चे के भोजन के लिए ठीक बात नहीं है। तो जितने भी पैकेज्ड फूड है उससे बचना चाहिए, क्योंकि भोजन जितना पुराना ज़्यादा होगा, बिस्किट जितना ज़्यादा पुराना होकर आ रहा है, प्रोसेसिंग होकर आ रहा है, उसका आटा तो थोड़ा अपनी गुणवत्ता खोता ही है। माया अपने फैमिली डॉक्टर के बताए अनुसार भोजन में आयरन खूब ले रही है। आयरन के प्रचुर स्रोत बाजरा, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, सेब को शामिल करती है, लेकिन फिर भी आज डॉक्टर के पास जांच करवाई है माया ने और एनीमिया की स्थिति पाई गई है। एनीमिया मतलब शरीर में, माया के शरीर में खून की कमी है। खून की कमी का मतलब है हीमोग्लोबिन की कमी है। अब जब आयरन अंदर जा रहा है, आयरन से तो हीमोग्लोबिन वाली गाड़ी बनती है, आयरन खूब ले रही है लेकिन फिर भी एनीमिया है, तो हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बना? माया भोजन से पहले चाय या कॉफ़ी लेती है। अब चाय या कॉफ़ी जब अपन भोजन के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में ले लें तो चाय और कॉफ़ी में होता है कैल्शियम। कैल्शियम और आयरन के है दुश्मनी आपस में बनती नहीं है, क्योंकि कैल्शियम और आयरन है ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो हमारे खून में नहीं जा पाता है, हमारी भोजन की नली में रहता है और हमारे खून में नहीं जा पाता है। तो अगर माया ने भोजन से पहले चाय या कॉफ़ी ले ली है तो चाय और कॉफ़ी में जो कैल्शियम बैठा है वो आयरन को रोक लेगा, भोजन की नली के अंदर ही कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और जो आयरन है वो खून में नहीं जा पाएगा, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, एनीमिया हो सकता है। बिल्कुल सही। माया भोजन के तुरंत बाद भी चाय या कॉफ़ी लेती है, ये भी गलत आदत है, नहीं लेनी चाहिए। माया भोजन में आयरन के साथ कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में लेती है, तो ये भी ठीक बात नहीं। ज़्यादा आयरन और ज़्यादा कैल्शियम साथ में ले लेंगे तो आयरन का अवशोषण नहीं हो पाएगा, हमारे आयरन हमारे खून में नहीं जा पाएगा, आयरन नहीं जाएगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ी है, हीमोग्लोबिन खून में रहता है, आरबीसी ऊपर बैठता है, तो जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ये एनीमिया कहा जाता है इसको। उपरोक्त में से सभी कारण सही है। माया के केस में कोई भी तीनों में से कोई भी बात हो सकती है, इसकी वजह से उसको एनीमिया है। भोजन में पर्याप्त आयरन होने के बावजूद बच्चे को एनीमिया है। अब यहाँ पर एक और केस आ गया है कि भोजन में खूब आयरन लिया जा रहा है लेकिन बच्चे को एनीमिया है। अब यहाँ पर कौन सी गलत आदत है? पेट में कीड़े होने से बच्चे में आयरन का पाचन ठीक तरह से नहीं होता है। हाँ, अगर पेट में कीड़े हैं तो भी आयरन का पाचन ढंग से नहीं होगा, आयरन का अवशोषण ढंग से नहीं होगा, आयरन अच्छे से खून में नहीं जा पाएगा। तो पेट में कीड़े अगर बच्चों के हैं तो हर 6 महीने में बच्चों को पेट में कीड़े मारने की एक दवाई आती है एल्बेंडाजोल, वो हर 6 महीने में बड़ों को भी खानी चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए मुफ्त में मिलती है एल्बेंडाजोल, तो एल्बेंडाजोल को उपयोग में लेना चाहिए। बच्चों के कीड़े है या नहीं है इसके लिए भी अलग पहचान है, चकते हो जाते हैं चेहरे पर सफ़ेद, इसका मतलब कीड़े हो सकते हैं। नहीं है तो भी आप हर 6 माह में बच्चे को एल्बेंडाजोल टैबलेट ज़रूर दें, जिससे आयरन का पाचन भी ठीक हो, पेट के कीड़े जो नुकसान करने वाले कीड़े वो भी खत्म हो जाए। भोजन में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड अर्थात विटामिन B9 की कमी से
आयरन का पाचन और अवशोषण नहीं हो पाता है। तो वास्तव में जो विटामिन B12 और विटामिन B9 है, ये भी आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं, आयरन के पाचन को बढ़ाते हैं। इनकी वजह से आयरन काम में आता है। इनकी वजह से ही जो RBC है, जो लाल रक्त कोशिका है, वो बनती है, और लाल रक्त कोशिका पर ही हीमोग्लोबिन वाली गाड़ी चिपकी रहती है। भोजन में आयरन के साथ विटामिन C के स्रोत कम और कैल्शियम के स्रोत ज़्यादा होने से पहले भी बताया गया है कि भोजन नली में आयरन होगा तो आयरन को विटामिन C तो खून में डालता है, और कैल्शियम है वो खून में जाने से आयरन को रोकता है। तो कैल्शियम ज़्यादा लेंगे तो आयरन जाएगा नहीं, विटामिन C कम लेंगे तो भी नुकसान है। तो ये सारी संभावना हो सकती है कि भाई पेट में कीड़े हैं तो भी आयरन नहीं जा रहा है, भले ही भोजन में पड़ा है। विटामिन B12 और B9 है तो भी आयरन का अवशोषण ढंग से नहीं हो पा रहा है, और भोजन में विटामिन C के स्रोत कम है तो भी आयरन का अवशोषण नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि विटामिन C तो आयरन का अवशोषण बढ़ाता है। कैल्शियम के स्रोत ज़्यादा, कैल्शियम के स्रोत मतलब दूध से जितने भी बने हुए पदार्थ हैं, तो वो अगर ज़्यादा है तो भी आयरन का अवशोषण, तो सब संभावनाएं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भोजन में आयरन आ गया तो एनीमिया दूर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। गलत आदतें हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा, तब एनीमिया दूर होगा, खून की कमी दूर होगी। निम्न में से क्या सही है? 5 साल से छोटे बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड सिरप के रूप में देते हैं, हफ्ते में 2 बार देनी चाहिए, ये भी ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलती है मुफ्त में। 6 माह से छोटे बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड नहीं देना चाहिए, ये भी ठीक बात है, क्योंकि 6 माह से छोटे बच्चों को ऊपर से कुछ नहीं देना जब तक डॉक्टर सलाह नहीं दे, सभी सही है। भोजन में या नमक में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? आप जानते हैं गंगा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी होती है तो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है, उसमें सूजन आ जाती है गले में। आंगनबाड़ी केंद्र से दी गई किसी गोली या दवा से बच्चे का जी मचलता है तो हमें क्या सलाह देनी चाहिए? कोई भी गोली या दवा लेने से अगर जी मचलता है तो बच्चे को पानी पिलाएं, ताकि उस दवा का जो आमाशय में है वो थोड़ी नीचे चली जाएगी। ज़्यादा ही अगर कोई बिना डॉक्टर की सलाह के ले ली है तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। हाथ कब धोने चाहिए? खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना बनाने के बाद, सब सही है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या सही है? हीमोग्लोबिन की अधिकता से एनीमिया हो जाता है। नहीं, एनीमिया का मतलब ये हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन शरीर में फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हर अंग तक जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन लेकर जाता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन बहुत आवश्यक है, ये बात सही है। सभी तो सही है नहीं। कोरोना वायरस ने उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित किया जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर था। प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूती के लिए कौन सा पोषक पदार्थ सर्वोत्तम है? तो प्रतिरक्षा, देखो अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में था कि अमेरिका हल्दी पर अपना पेटेंट करवा रहा है, जबकि हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से हल्दी को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है, और हल्दी में खूब एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण होता है, जिसकी वजह से ये हमारी जो फौजी सिस्टम है शरीर का, जो हमारे शरीर के उस रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, उस सिस्टम को मजबूत करता है हल्दी। हल्दी ठीक है। गिलोय, गिलोय भी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। माँ का दूध तो अमृत है, ये भी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, सभी सही है। भोजन में किस तेल को उपयोग में लेना चाहिए? भोजन में उस तेल को उपयोग में कभी नहीं लेना चाहिए जिस तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो। हाँ, ओमेगा 3 वसा अम्ल है, ये बहुत अच्छा होता है। जिस तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल हो उस तेल को काम में ले सकते हैं, कोई भी तेल काम में नहीं ले सकते। रिफाइंड ऑयल काम में नहीं लेना चाहिए, कच्ची घानी का तेल ज़्यादा अच्छा रहता है। तेल की शरीर को कोई ज़रूरत ही नहीं, ये भी गलत बात है, ये ठीक है। भोजन की कौन सी आदत गलत है? मीठे के रूप में गुड़ से चीनी बेहतर है, ये उल्टा लिखा है, ये गलत है। मतलब ये भोजन की आदत गलत है। मीठे के रूप में गुड़ से चीनी बेहतर नहीं है, गुड़ बेहतर है चीनी से। भोजन तिरंगा होना चाहिए ताकि सभी पौष्टिक तत्व मिल सके। हाँ, ये ठीक है। 3 रंगों का, हमारी थाली में 3 रंगों का भोजन होना चाहिए। सफ़ेद रंग का भी भोजन हो, हरे रंग का भी भोजन हो, और केसरी रंग का भी भोजन हो, या लाल रंग का भी भोजन हो। तो भोजन तिरंगा होना चाहिए, सब पौष्टिक तत्व आ जाएंगे। लोहे के बर्तन में भोजन पकाने से भोजन में आयरन की मात्रा बढ़ती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत आदत ये है, गुड़ चीनी से अच्छा नहीं है। एनीमिया मुक्त राजस्थान। हाँ, राजस्थान से खून की कमी को हमेशा हमेशा के लिए हटाना है। इसके लिए 10 से 19 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को आयरन सप्लीमेंट के रूप में किस रंग की टैबलेट प्रति सप्ताह लेनी चाहिए? तो अलग अलग रंग की टैबलेट में आयरन का प्रतिशत मात्रा अलग अलग होता है, इसलिए किशोरी बालिकाओं के लिए ये नीले रंग की टैबलेट है।
ये स्कूलों में भी दी जाती है और जो बच्चे स्कूल नहीं जाती है, कॉलेज नहीं जाती है, उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाती है। हर सप्ताह में 1 गोली बच्चे को खानी चाहिए। बाजरे की रोटी के साथ गुड़ खाकर नींबू पानी पीने से कौन सा पोषक तत्व अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है? राजस्थान भारत में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन करता है, फिर भी राजस्थान की 50% से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं एनीमिक है। पुरुष भी काफ़ी मात्रा संख्या में एनीमिया से ग्रसित है। एनीमिया से मतलब खून की कमी से ग्रसित है। तो बाजरे में आयरन खूब होता है, इसके बावजूद हम इसका एनीमिया का शिकार हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी पोषण आदतों को चेंज करना, कोई ना कोई खामी है। अब बाजरे की रोटी के साथ गुड़ खाओ, गुड़ में भी आयरन खूब होता है, दोनों आयरन आयरन हो गए। नींबू पानी में विटामिन सी होता है, जो आयरन को भोजन की नली से उठा उठा कर खून में डालता है, तो ये भी अच्छा है। तो ये किसकी पीने से कौन सा पोषक तत्व अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है? तो आयरन ही। सर्वाधिक कैल्शियम युक्त अनाज कौन सा है? जिसके आटे का उपयोग करने वाले सूखे प्रदेशों के आदिवासी मजबूत हड्डियों वाले होते हैं। एक मोटा अनाज है, ज्वार के जैसा ही है, लेकिन ज्वार नहीं है, रागी या मंडुआ जिसको कहते हैं। ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। बाकी तिल भी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, और बाकी दूध से बने पदार्थ तो है ही है। खमीर या यीस्ट से बने व्यंजन कौन से हैं? खमीर या यीस्ट एक प्रकार की कवक है, फफूंद है, जो वनस्पति की कैटेगरी में आती है। तो इससे भी हमने व्यंजन बनाने शुरू कर दिए हैं। इनसे बने हुए व्यंजनों में विटामिन बी भरपूर होता है, और इसके अलावा ये हमारे शरीर में भी जीवाणु रहते हैं, जो हमारे लिए काम के जीवाणु हैं, लाभदायक जीवाणु हैं, तो उनकी संख्या को ये खमीर या यीस्ट बढ़ा देता है। तो इसलिए खमीर या यीस्ट को प्रोबायोटिक भी कहा जाता है। तो खमीर या यीस्ट से बने व्यंजन कौन से हैं? जिनसे हमें भरपूर विटामिन बी तो मिलता ही है, साथ में व्यंजन हमारे शरीर में रहने वाले लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोबायोटिक भी कहा जाता है। तो इडली, डोसा, खमण, ढोकला, इन सब में इनका खमीर या यीस्ट का उपयोग लेते हैं। खमीर या यीस्ट क्या है? जल्दी से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट के साथ जल्दी से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो आटा है, मैदा है, वो फूल जाता है। अनाज और दाल को मिलाकर बनाई जाने वाली खिचड़ी, हाँ ये खिचड़ी बड़ी लाभदायक है। अनाज और दाल को मिलाकर बनाई जाने वाली खिचड़ी शरीर में मांसपेशियों का निर्माण और मरम्मत कार्य करती है। बिल्कुल करती है। अब दाल है तो प्रोटीन होगा, प्रोटीन है तो मांसपेशियां मरम्मत सब होगी। ऐसा किस पोषक तत्व का अवशोषण बढ़ जाने के कारण होता है? देखो, अनाज और दाल जब मिला के बने जाते हैं ना, तो अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो तो हमारे शरीर के ऊर्जा देने के काम आ जाता है। दूसरा, अनाज और दाल साथ में जब होते हैं तो हमारे शरीर को प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है। तो प्रोटीन को बढ़ाने के लिए खिचड़ी बहुत अच्छी है। पोषक तत्वों के स्रोत के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? देखो, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे पालक वगैरह, पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां उसमें आयरन भरपूर होता है। फलीदार सब्जियों में प्रोटीन खूब होता है। बिल्कुल। पनीर दूध से बना है तो इसमें कैल्शियम होगा ही होगा, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती है, कोई मिलान गलत है ही नहीं, सब सही है। पोषण संबंधी व्यवहार के बारे में कौन सी टिप्पणी सही है? पालक पनीर की सब्जी बनाने से पालक और पनीर के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है, तो पालक में है आयरन, और पनीर दूध से बना प्रोडक्ट है, तो पनीर में है कैल्शियम। और आप जानते हैं, जब तक कैल्शियम आयरन के साथ उपस्थित रहेगा ज़्यादा मात्रा में, तो कैल्शियम भोजन की नली से आयरन को खून में जाने से रोकेगा। तो इसलिए पालक पनीर की सब्जी अगर साथ में बन रही है तो उस दिन समझ लो आपको आयरन नहीं मिला, आपको खून तो नहीं बढ़ेगा। लाल मिर्च की बजाय हरी मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। जो चीज़ जितनी ताज़ी होती है उसमें पौष्टिक तत्व उतने ज़्यादा होते हैं, तो लाल मिर्च की बजाय हरी मिर्च ज़्यादा काम में लेनी चाहिए। जैसे लाल मिर्च का पाउडर अपन काम में लेते हैं तो वो कम मात्रा में डालें, उसकी बजाय हरी मिर्च ज़्यादा डालें। तो क्योंकि हरी मिर्च में पोषक तत्व अधिक होते हैं, लाल मिर्च में तो कुछ हानिकारक तत्व भी बन जाते हैं लंबे समय बाद। अधिक चावल और मक्का खाने से, रोज चावल खाए जा रहे हैं, रोज मक्का खाएं तो एनीमिया का खतरा होगा, क्योंकि चावल और मक्का के अंदर आयरन नहीं होता है, आयरन बहुत कम होता है। सब टिप्पणियाँ सही, ठीक है। साबुत अनाज और दालों को अंकुरित करके खाने से क्या लाभ है? साबुत अनाज और दालों को अंकुरित करके खाएंगे तो विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। पोषक मान किस दाल का सर्वाधिक है? देखो, दाल से मिलता है प्रोटीन। अगर एक प्रकार की दाल, भोजन तो विविधता वाला होना चाहिए, थाली में तरह तरह के व्यंजन होने चाहिए। अब एक प्रकार की दाल से बनी दाल है तो कम पौष्टिक होगी, मिक्स दाल बनाएंगे तरह तरह की दालों को मिला के तो ज़्यादा पौष्टिक होगी। अब उसके अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां डाल देंगे तो और ज़्यादा पौष्टिक हो जाएगी, और उसके अंदर नींबू और डाल दे तो और ज़्यादा पौष्टिक हो जाएगी। सबसे अच्छी दाल ये है। वसा के स्रोत के रूप में घी तेल के उपयोग करने के संदर्भ में कौन सी आदत गलत है? कच्ची घानी का तेल काम में लेना चाहिए, सही आदत है।
तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल जितना अधिक होगा उतना ही तेल अच्छा होगा। तो एक जो तेल वाले डिब्बे हैं उनके ऊपर ओमेगा 3 फैटी एसिड देखो आप कितना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जितना ज़्यादा होगा उस तेल को काम में लेना चाहिए। वैसे रिफाइंड तेल काम में नहीं लेना चाहिए। रिफाइंड तेल काम में लेना चाहिए ये गलत आदत है। तेल बदल बदल कर काम में लेना चाहिए, ठीक बात है। अलग अलग तेल में अलग अलग पौष्टिक तत्व होते हैं। क्या गलत है? बाजार का पैकेज्ड भोजन कभी नहीं खाएं, बिल्कुल कभी नहीं खाना चाहिए। सोने और भोजन के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि हम सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लेंगे तो भोजन के बाद पानी पीने के लिए पर्याप्त अवसर होंगे। और पानी अगर हम भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिए तो भोजन हमारे अधिक उपयोगी नहीं रहता है। भोजन करते तुरंत पानी कभी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर लें। भोजन करते चाय और कॉफ़ी जरूर लें, कभी नहीं लेना चाहिए। भोजन से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद चाय और कॉफ़ी कभी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैल्शियम और कैफीन होता है जो कि आयरन के शरीर में अवशोषण को रोकता है। फल और सब्जी उपयोग में लेने की अच्छी आदत क्या है? उपयोग में लेने से पहले धोएं, बिल्कुल बड़े टुकड़ों में काटें, क्योंकि जितना बारीक काटेंगे उतना ही फल और सब्जी का जो हिस्सा बाहर आता जाएगा, उसका ऑक्सीकरण ज़्यादा होगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो बड़े टुकड़ों में काटने से फ़ायदा है कि कम भाग का ऑक्सीकरण होगा। काटने के तुरंत बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि काटने के बाद लंबे समय तक अगर सब्जी और फल को रख दिया है तो उसका ऑक्सीकरण होगा और उसके पोषक मान है और पोषक तत्व है वो नष्ट होंगे। खाना ढककर पकाएं, ये भी है, खाना ढककर पकाना चाहिए, पौष्टिक तत्व वापस गिर जाए। तो ये सब आदतें अच्छी है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का सूचक कौन सा पर्व है? जिस दिन अंतिम बार बासी भोजन खाकर शरद ऋतु को विदा दी जाती है। तो ये है, सर्दी में भोजन आसानी से खराब नहीं होता है, तो शाम का भोजन सुबह खाया जा सकता है। तो बासी भोजन सर्दी में तो ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा रोगाणु नहीं बन पाते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु को प्रारंभ होने पर ये बासी भोजन वाली आदत छोड़नी चाहिए। इसके साथ शरद ऋतु विदा हो गई है और शीतलाष्टमी को हम बासी भोजन अंतिम बार करते हैं। अब ये हमारी अलग बात है कि हम माता को तो खुश करते हैं और हमारे लिए 2-3 दिन का बासी भोजन बना के रख लेते हैं, ये भी गलत है। वह पर्व जिसके अवसर पर त्वचा की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टेसू, ढाक, अमलतास, गेंदा आदि के फूलों से बने रंगों से या गोबर से सनी हुई मिट्टी और कीचड़ से नहाते हैं। तो आपको पता है धुलंडी धूल में नहाते हैं, पूरा लोट पोट करके नहाते थे पहले लोग, प्राकृतिक रंगों से नहाते थे। तो ये पक्का धुलंडी है। और इस पर्व के बाद से गर्म पानी से स्नान करना निषेध है। हाँ, धुलंडी में ठंडे पानी से स्नान किया जाता है, तो धुलंडी के बाद गर्म पानी से कोई नहीं नहाएगा। ये एक परंपरा है। पर्व के साथ समाप्त, पर्व के साथ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर अपन करते नहीं हैं। ऋतुओं के संक्रमण काल का वह पर्व कौन सा है? जब भी ऋतुओं का संक्रमण काल होगा, मतलब एक ऋतु से दूसरी ऋतु आएगी, जिस पर्व के लगभग विभिन्न रोगों के रोगाणु सक्रिय रहते हैं। जब भी ऋतुओं का संक्रमण काल होगा, 2 ऋतुओं के बीच में हमेशा रोगाणु आएंगे ही आएंगे। जैसे अभी देखो फाल्गुन और चैत्र की बात करें तो इस अवधि में अभी एडिनो वायरस एक्टिव है, जिसमें कम से कम 5 से 7 दिन बुखार रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये कोरोना वायरस का ही बदला हुआ रूप है। इससे पहले इसी अवधि में कोरोना वायरस अपने उफान पे था, खूब कहर बरपाया कोरोना वायरस ने। इससे पहले स्वाइन फ्लू भी इसी अवधि में ज़्यादा एक्टिव था। इससे पहले अब तो चेचक रोग है नहीं, पहले ज़माने में माता जी का क्रोध के नाम से बड़ी माता छोटी माता के जो त्वचा के रोग निकलते थे वो भी इसी अवधि में निकलते थे। और शीतलाष्टमी भी इसी उद्देश्य से मनाते हैं कि माता के क्रोध को शांत कर सकें। लेकिन चेचक रोग है वो 1980 से पहले उसका पूरे विश्व से खात्मा किया जा चुका है, इसलिए चेचक तो अभी रहा नहीं। तो ऋतुओं के संक्रमण काल का वो त्यौहार कौन सा है जिसके लगभग विभिन्न रोगों के रोगाणु सक्रिय रहते हैं? इससे निपटने के लिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को सामुदायिक स्तर पर जलाकर वातावरण को रोगाणु मुक्त करने के लिए सामुदायिक यज्ञ की तरह मनाया जाता है। और पतझड़ के प्रस्थान और बसंत ऋतु के आगमन को तीव्रता दी जाती है। तो ये त्यौहार होली है। होली वास्तव में ये जो अपन देखते हैं, पहले लोग वनों के निकट ही रहते थे, तो छोटे छोटे मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते थे, पता ही नहीं चलता कब मुंह में चले गए, कब नाक में चले गए, आँख में चले गए। तो ऐसे मच्छर, इसके अलावा ये मच्छर तो दिखते हैं, इसके अलावा अनगिनत रोगाणु ऐसे हैं जो दिखते ही नहीं हैं, वो भी रोग पैदा करते हैं। तो त्वचा रोग भी पैदा करते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा धुलंडी में हमें ना त्वचा की प्रतिरक्षा भी बढ़ाते हैं। तो ये रोगाणु इस समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो बड़े स्तर पर तरह तरह की वनस्पतियाँ जलाते हैं, तो उनके धुएं से अधिकांश रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। गर्मी बढ़ती है तो रोगाणु के लिए वो भी अनुकूल नहीं होता है इस प्रकार से। तो ये पोषण संबंधी कुछ बातें इसमें आपने सीखी होगी, आप अपनी ज़िंदगी में काम में लें। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार।